आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का साइंस चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है धातु और अधातु, है ना। तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो आज हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में, ये होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो जितना भी तत्व है उसको उसके गुण और धर्म, गुणधर्म के आधार पर, गुणों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक धातु और एक अधातु। दो भागों में इसको वर्गीकृत किया जाता है। धातु कुछ उदाहरण है आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर। और अधातु का उदाहरण है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद भौतिक गुणधर्म देखते हैं। भौतिक गुणधर्म, तो धातु का भौतिक गुणधर्म क्या होता है और अधातु का, दोनों में अंतर देखते हैं। दोनों का भौतिक गुणधर्म कैसा होता है, क्या होता है। तो अगर बात करें धातु चमक की, तो धातु की सतह चमकदार होता है, अधातु का होता है चमकीला नहीं होता है। यानी अधातु का सतह जो है चमकदार नहीं होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ठीक है, ये एक अपवाद है कि आयोडीन अधातु होते हुए भी ये क्या होता है, चमकीला होता है। बाकी बात जितना भी अधातु है वो चमकीला नहीं होता है। ये धातुओं का गुण है कि वह चमकदार दिखाई देता है, चमकीला होता है धातु, है ना। और अधातु चमकीला नहीं होता है, सिर्फ आयोडीन के छोड़कर। आयोडीन अधातु होते हुए भी ये चमकीला यानी चमकदार होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कठोरता। तो धातु सामान्यतः कठोर होती है। धातु जो होता है वो क्या होता है, कठोर होता है। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो धातु का गुण क्या है कि ये कठोर होता है। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये तीन ऐसा धातु, ये तीनों धातु है, फिर भी इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, यानी कि ये मुलायम होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये अब अधातु को देखते कठोरता। तो अधातु में अधिकतर कठोर नहीं होता है, यह अधिकतर कठोर नहीं होता है। कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्रकृति है। तो अधातु का गुण क्या है कि अधातु जो है वो कठोर नहीं होता है। लेकिन कार्बन का एक अपरूप हीरा अधातु होते हुए भी दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है ना। तो कुछ ऐसा अपवाद है, जैसे धातु में कठोर होना धातु का ये गुण है। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब क्या होता है, मुलायम होता है, इतना मुलायम कि उसको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो रूप देखते हैं। रूप इसका, धातु कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। तो धातु कैसा पाया जाता है, तो कमरा में अगर रख दे, कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। और अधातु ठोस या गैस रूप में पाई जाती है। तो अधातु जो है वो ठोस रहेगा तो ठोस रूप में पाया जाता है या गैस रूप में भी पाया जा सकता है। केवल मरकरी यानी पारा को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है। पारा एक ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर यानी कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो एक नंबरी क्वेश्चन में ये सब पूछता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऐसे धातु का नाम बताइए। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो क्या है, पारा, है ना, मरकरी। और ब्रोमीन छोड़कर सभी जो है वो तरल रूप में, ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में होता है। यानी अधातु जो होता है रूम का टेम्परेचर में या तो ठोस होता है या गैस रूप में पाया जाता है। सिर्फ ब्रोमीन जो है वो तरल रूप में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता मतलब क्या होता है, कुछ धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है ना। धातु को पीट करके पतला चादर बना सकते हैं। तो पतला चादर जो बनाते हैं पीट करके, उसी को बोलते हैं आघातवर्ध्यता। और अधातु आघातवर्ध्य नहीं होता, यानी अधातु को पीट कर पतला चादर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो तन्यता होता है। तन्यता मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम पतला तार के रूप में खींच सकते हैं। तो धातु कैसा कर सकते हैं, ठीक है, धातु को पतली तार के रूप में हम खींच सकते हैं। तो धातु में तन्यता होता है, अधातु में तन्यता नहीं होता है। इसको पतली चादर के रूप में, पतली तार के रूप में नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं विद्युत व ऊष्मा का चालक। तो धातु में क्या होता है, विद्युत और ऊष्मा दोनों का चालक होता है, दोनों का सुचालक होता है। तो पीबी मतलब सीसा और मरकरी ये दोनों कुचालक होता है। तो सीसा और मरकरी दो कुचालक होता है। बाकी सब धातु का गुण है कि वो धातु विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक हो। लेकिन सीसा और मरकरी कुचालक होता है, यानी इसमें विद्युत या ऊष्मा पास नहीं होता है। सामान्यतः अधातु ऊष्मा व विद्युत का कुचालक होता है। अधातु जो होता है वो
ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी कि ऊष्मा और विद्युत उसमें पास नहीं होता है, सिर्फ एक ग्रेफाइट जो कि विद्युत का सुचालक होता है। अब घनत्व देखते हैं तो सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है। किसमें? धातु में अधिक घनत्व और उच्च गलनांक होता है, और अधातु में कम घनत्व और गलनांक भी कम होता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं धात्विक। इसमें घनत्व में सोडियम और पोटेशियम का घनत्व या गलनांक कम होता है, सिर्फ सोडियम पोटेशियम का। बाकी धातु का गुण है कि अधिक घनत्व और उच्च गलनांक रहेगा। अब धात्विक देखते हैं ध्वनिक मतलब आवाज़ आता है। तो कठोर सतह पर टकराने पर धातु क्या होता है? आवाज़ पैदा करता है, यानी वो ध्वनिक होता है, और अधातुएं आवाज़ पैदा नहीं करता है। अब ऑक्साइड देखते हैं तो अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और अधातुएं जो होता है वो अम्ल ऑक्साइड बनता है, जैसे बनाती है जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। देखेंगे धातु अधातु के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म पहला देखेंगे वायु के साथ अभिक्रिया। रासायनिक गुणधर्म यानी कि धातु जो है वो कैसे रिएक्शन करता है किसी पदार्थ के साथ, या उसका कैसा अभिक्रिया होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो जैसे वायु के साथ अभिक्रिया, तो अगर धातु को वायु से अभिक्रिया कराएं तो क्या बनता है? धातु प्लस ऑक्सीजन, यानी धातु और ऑक्सीजन को मिलाएं तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है। तो क्या होता है? धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने से तो याद रखेंगे धातु ऑक्साइड बनता है। जैसे एग्जाम्पल है कॉपर Cu+O2, कॉपर को ऑक्सीजन से मिलाए तो क्या बनता है? CuO, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ है 2, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ इधर भी 2 लग जाएगा, है ना, संतुलित करने के लिए। इसी तरह एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराएंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है ना। तो इस तरह से पहला गुण रासायनिक गुण याद रखेंगे कि वायु के साथ अगर धातु को अभिक्रिया कराएं तो बनता है धातु ऑक्साइड। अब देखिए धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं, है ना। धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अलग अलग टाइप का अभिक्रिया करता है। जैसे सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेता है। जैसे सोडियम और पोटेशियम जो है ये भी एक धातु है, तो इसको अगर वायु से अभिक्रिया कराएं तो तुरंत आग पकड़ लेगा, है ना। वायु के संपर्क में जैसे आएगा तैसे आकस्मिक मतलब अचानक से पूरा आग लग जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं? इसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, Pb मतलब लेड, वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, और ये सब जो धातु है वो वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके और इसमें इसके ऊपर जो है धातु का ऑक्साइड चढ़ जाता है ना, ऑक्साइड की परत चढ़ जाता है, और ये धीरे धीरे अभिक्रिया करती है। Fe आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वो तेज़ी से जलने लगती है। तो आयरन को अगर वायु में गर्म करें, वायु की उपस्थिति में गर्म करें, तो प्रज्वलित मतलब आग नहीं उठता है। इस तरह से ज्वाला जो उठता है कोई चीज़ को जलाने से, तो इस तरह से ज्वाला नहीं उठता है आयरन को गर्म करने पर, है ना। लेकिन अगर गर्म है आयरन, उसमें अगर लोह का चूर्ण डाले, छोटे छोटे लोहा का चूर्ण डाले तो वो ज्वलन करता है, यानी जलता है, उसका ज्वाला उठता है। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। कॉपर भी ज्वलित यानी जलता नहीं है वैसा, लेकिन काले रंग का परत इसमें चढ़ जाता है। ठीक है। Ag चांदी, Au सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो चांदी और सोना दो ऐसे धातु हैं जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल उत्पन्न करता है। तो ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा और क्षारक से भी, दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल। तो उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस HCl, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये HCl अम्ल है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बन जाता है AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस जल। तो एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है? लवण है और जल निर्माण होता है। ठीक है। इसी तरह Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर NaOH मतलब ये क्या है? क्षारक, तो इससे अगर अभिक्रिया करता है
तो ये बन जाता है NaAlO2 सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस जल। तो ये भी लवण और जल का निर्माण कर रहा है। यानी कि ऐसा ऑक्साइड है एल्युमिनियम ऑक्साइड जो अम्ल से अभिक्रिया किया और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर रहा है। तो ये क्या कौन सा अभिक्रिया होता है, इसको कौन सा ऑक्साइड बोलते हैं? तो उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन है उभयधर्मी ऑक्साइड? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्यों उभयधर्मी ऑक्साइड है? क्योंकि ये दोनों अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये था वायु के साथ रासायनिक अभिक्रिया धातु का। अब दूसरा देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। तो धातु को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, धातु को अगर जल से अभिक्रिया कराए तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और फिर धातु ऑक्साइड को अगर जल से अभिक्रिया कराए तो ये बन जाता है धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक है, याद रखेंगे। देखते हैं अब धातु ठंडे जल के साथ क्रियाशील कौन कौन है? कौन कौन सा धातु ठंडे जल के साथ क्रियाशील है, यानी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है? तो वह सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। गर्म जल के साथ क्रियाशील कौन है? मैग्नीशियम। केवल भाप के साथ क्रियाशील कौन है? तो एल्युमिनियम, आयरन, जिंक। और जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, Pb, Cu, Au, Ag, यानी लेड, कॉपर, सोना, चांदी, ये सब पानी के साथ जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दिखाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाता है। ठीक है, तो ये सब धातु का गुण है जल पर। उदाहरण देखते हैं जल पर अभिक्रिया कैसे करता है। सोडियम को अगर जल से अभिक्रिया कराएं तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस, और इसके साथ साथ ऊष्मा निकलता है। कैल्शियम को जल से अभिक्रिया कराएं तो CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और मैग्नीशियम को H2O से यानी जल से अभिक्रिया कराएं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि कोई भी धातु को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड, है ना। धातु हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसी तरह एल्युमिनियम को अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस जल। आयरन को अगर जल से कराएं तो आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो सब में हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो धातु को जल से अभिक्रिया कराने से क्या बनता है? तो धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। धातु का अगला है धातुओं का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब अम्ल के साथ क्या अभिक्रिया होता है धातु का? तो धातु का अम्ल से अभिक्रिया कराने से लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, जो कि दूसरा चैप्टर में भी देखे थे। जैसे FeHCl, Fe आयरन है, धातु HCl अम्ल है, अभिक्रिया कराएंगे तो FeCl2 प्लस H2 यानी आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह Mg मैग्नीशियम HCl ये अम्ल और ये धातु, अम्ल धातु मिलेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा Cu कॉपर, Ag मतलब चांदी, और Ag मरकरी, ये तीनों तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। ये तीनों अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अगला है धातु को अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया। अब धातु लवण के साथ धातु लवण के साथ कैसे अभिक्रिया करता है और क्या बनता है? तो धातु को अगर धातु लवण से अभिक्रिया कराए तो लवण विलयन बनेगा प्लस धातु। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिक के विलय से विस्थापित कर देती है। यह धातु को सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। तो अधिक क्रियाशील धातु जो रहेगा वो कम क्रियाशील को वहाँ से हटा देगा और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। और ये किस पर निर्भर करता है? सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी क्या है? वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। यानी धातु का क्रियाशील के आधार पर जब उसको अवरोही क्रम में लिखते हैं तो उसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ पे सक्रियता श्रेणी, सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम,
उससे कम, उसके बाद उससे कम भी कैल्शियम, उससे कम ये मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Pb, यानी कि ऊपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, नीचे आ रहे हैं तो घट रही है अभिक्रियाशील, है ना। अभिक्रियाशीलता जो है वो घट रही है। तो इसको जो अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखते हैं, इसी को बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। मतलब पोटेशियम का सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। अगर पोटेशियम और कहीं के पे Pb लेड अगर अभिक्रिया कराएगा तो पोटेशियम क्या करेगा, Pb को हटा करके खुद इसका स्थान ग्रहण कर लेगा, क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील है। तो इस अभिक्रियाशीलता की सूची को याद रखेंगे। और वही क्रम में सबसे ज़्यादा पावरफुल के पोटेशियम, तब सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, उसके बाद लेड, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, ये सब सबसे कम अभिक्रियाशील है ना। सोना, चांदी, सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है। मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन, ये सब। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं पांचवा नंबर, धातुओं के अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तो धातु और अधातु का अभिक्रिया क्या है? धातु की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। अधातु के परमाणु संयोजकता कोष को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। यानी कि इस तरह से होता है। धातु जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन को खो करके और माइनस चार्ज बनता है ना, प्लस बनाता है, जो देता है वो उसमें प्लस चार्ज आ जाता है। और जो है अधातु वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ये अधातु है तो ये इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये माइनस चार्ज में हो जाता है और सोडियम जो धातु है वो प्लस चार्ज, ठीक है। इसलिए Na में प्लस होता है और Cl में माइनस, क्योंकि Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्योंकि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे यहाँ पे 287 है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के उस कमी को पूरी करती है। तो चूँकि ये किसी से इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए जो लेता है उसमें माइनस चार्ज आ जाता है और जो देता है उसमें प्लस चार्ज, ठीक है। तो धातु क्या है, इलेक्ट्रॉन देता है दूसरों को, और अधातु इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आयनिक यौगिक। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युतिक बल में बंध कर रासायनिक यौगिक बनाते हैं। तो आयोनिक यौगिक बोलते हैं अपोजिट आवेश का जो रहेगा, यानी कि जैसे Na प्लस में और क्लोरीन माइनस में, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इससे एक मजबूत बॉन्ड बनता है ना, बहुत ही मजबूत बॉन्ड बनता है। दोनों एक दूसरे में बंध जाता है, क्योंकि प्लस माइनस है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक बॉन्ड में बंध जाता है, जो कि बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है और ये बहुत मजबूत बनता है, इसे तोड़ना आसान नहीं होता है, ठीक है। तब देखते हैं आयनिक यौगिक का गुण धर्म, क्या क्या गुण हो सकता है इस आयन द्वारा जो बॉन्ड बन के बंधा हुआ है उसका। तो पहला प्राकृतिक गुण, भौतिक गुण देखते हैं। भौतिक प्रकृति, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। तो ये बहुत ठोस होता है, ठीक है, बहुत मजबूत होता है, इसको पीटने से भंगुर हो जाता है। गलनांक और क्वथनांक, आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक हो, इसको तोड़ना आसान नहीं होता है। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील व केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय होता है। ये सिर्फ जल में घुल सकता है और मिट्टी, तेल या पेट्रोल या अन्य विलायक जो है दूसरे द्रव्य उसमें नहीं घुलता है। विद्युत चालकता, तो आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत चालन करता है। यानी आयनिक यौगिक को अगर पानी में घोल देंगे, उसमें पानी मिला हुआ है, जल का अंश है, तो विद्युत चालक करेगा, अदरवाइज विद्युत चालक नहीं करता, ठोस अवस्था में विद्युत चालक नहीं करता। तो ये आयनिक यौगिक का खासियत है। आगे बढ़ते हैं। धातु की प्राप्ति, धात्विकी, तो धातु की प्राप्ति कहाँ से हुई, ठीक है। तो धातु की प्राप्ति सबसे पहले खनिज देख जानते हैं। तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो खनिज से धातु मिला है ना। तो खनिज किसको बोलते हैं, तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व और यौगिक जो भी पृथ्वी में पाया जाता है सभी को खनिज कहते हैं।
अयस्क क्या है, तो वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो खनिज निकालें तो उसमें बहुत सारा अशुद्धि भी होती है ना। तो ऐसा खनिज जिसमें अधिक मात्रा में धातु पाया जाता है तो उसको बोलते हैं अयस्क, है ना। तो अधिक मात्रा में अगर धातु पाया जाता है तो उसको निकालना लाभकारी भी होता है ना। तो ऐसा खनिज जैसे ज़मीन से निकाल लिए, उसके बाद उसमें अगर बहुत ज़्यादा धातु मिल रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो अयस्क होता है। ठीक है, तो अयस्क कहेंगे। अब आगे देखते हैं कुछ प्रमुख परिभाषाएं। गैंग, कुछ प्रमुख परिभाषा है। गैंग हो गया, भर्जन, निस्तापन, ये सब एग्जाम में पूछता है तो इसको याद रखेंगे। गैंग क्या है, तो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियाँ पाई जाती है। तो खनिज अयस्क जो निकालते हैं पृथ्वी से, उसमें रेत होता है, मिट्टी होता है और इस तरह के बहुत सारे अशुद्धि पाए जाते हैं ना। अशुद्धियाँ जो पाई जाती है वो उन्हीं अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। ठीक है। अब भर्जन क्या है, तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। तो सल्फाइड अयस्क अगर है, किसका अयस्क, तो सल्फाइड का अयस्क यानी ZnS, ये सल्फाइड अयस्क है। इसको अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करें तो क्या बन जाता है, ZnO, यानी जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। तो ऐसा स्थिति में इस अभिक्रिया को ही भर्जन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में जलाने पर यह जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को या इस अभिक्रिया को भर्जन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे HgS, ये भी क्या है, सल्फाइड अयस्क है ना। तो इसको भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा, HgO, यानी मरकरी ऑक्साइड और SO2 गैस। इस तरह से इसको भी भर्जन अभिक्रिया कहेंगे, है ना। तो सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन से उपस्थिति कराने, अभिक्रिया कराने से क्या बनेगा, ऑक्साइड, है ना। तो उसको बोलेंगे भर्जन अभिक्रिया। फिर निस्तापन क्या है, तो कार्बोनेट अयस्क, इसमें सल्फाइड अयस्क था, इसमें कार्बोनेट अयस्क। तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, वायु सीमित रहेगा, ताप अधिक देंगे। ठीक है। अधिक ताप पे गर्म करने पर क्या होता है, ये भी ऑक्साइड में बदल जाता है। तो जिंक कार्बोनेट, ये क्या है, कार्बोनेट अयस्क है, गर्म किए तो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड। तो निस्तापन में याद रखेंगे, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में और अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है, ऑक्साइड। और भर्जन में सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में बदलता है। तो सिर्फ फर्क इस दोनों में क्या है कि ये सल्फाइड अयस्क में ऐसा होता है और इसमें कार्बोनेट अयस्क में होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपचयन। अपचयन क्या है, तो धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जाती है, इसी को अपचयन कहते हैं। ठीक है। तो धातु ऑक्साइड से क्या बनता है, कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके, कार्बन का उपयोग करके धातु प्राप्त किया जाता है। जैसे जिंक ऑक्साइड में कार्बन मिला दिए तो जिंक प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अलग हो जाएगा। ये जिंक धातु बन गया, धातु ऑक्साइड था पहले, उसमें कार्बन मिला दिए तो कार्बन क्या किया, ऑक्सीजन को लेकर के अलग हो गया, जिंक अकेले बच गया, यानी ये क्या बन गया, धातु। तो इस तरह से धातु को अलग किया जा सकता है जिंक धातु ऑक्साइड से, है ना, जिसी को अपचयन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं संक्षारण। तो धातुएं अपने आसपास आम्ल, आर्द्रता एवं वायु के संपर्क में आने पर वो संक्षारित हो जाती है। धातु क्या होता है, अपने आसपास का आम्ल हो गया, आर्द्रता हो गया, या वायु के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाता है। यानी कि उसमें कोई धातु है तो उसमें ऊपर में एक अवांछित परत चढ़ जाता है। ठीक है। तो उसी को संक्षारण कहते हैं। जैसे सिल्वर में क्या होता है, तो वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। तो सिल्वर का कोई वस्तु है तो वो वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड, और जिसके कारण उसका जो परत है ऊपर वो काला हो जाता है। कॉपर क्या करता है, कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है ना। लोहा में क्या होता है, तो लोहा आर्द्र वायु में लोहे के भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है। आर्द्र वायु में लोहे में क्या होता है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, जंग। अब इसे सुरक्षा कैसे करेंगे, संक्षारण से सुरक्षा का उपाय। तो लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, कैसे, तो पेंट करके, तेल लगा करके, ग्रीज लगा करके, यसद लेपन करके, क्रोमियम लेपन करके, एनोडीकरण करके, या मिश्र धातु बनाकर। ठीक है। अब देखते हैं ये सब होता क्या है।
यशद लेपन क्या होता है? तो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ता जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिसको बोलते हैं यशद लेपन। तो यशद लेपन किसको बोलते हैं? तो लोहे या इस्पात को जंग से बचाने के लिए उसमें जिंक का परत ऊपर में चढ़ा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं यशद लेपन। ठीक है। अब मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। तो मिश्र धातु क्या होता है? या तो दो या दो से अधिक धातु रहेगा, या धातु और अधातु का मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण, जो पूरी तरह से मिला हुआ रहता है, पता ही नहीं चलता है कि इसमें क्या है। ठीक है। तो जैसे लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। लोहा सूक्ष्म मात्रा में अगर कार्बन से मिश्रित किया जाए, कार्बन उसको मिलाया जाए, तो वो कठोर और प्रबल मजबूत हो जाता है। ठीक है। इस्पात, इस्पात कैसे बनता है? स्टील जिसको बोलते हैं। तो लोहा और निकेल और क्रोमियम, ये दोनों को मिलाने से, यानी कि ये सब धातु है, तो एक या दो से अधिक धातु मिल रहा है, लोहा, निकेल और क्रोमियम, ये तीनों धातु मिल करके इस्पात बनाता है। तो इस्पात क्या है? मिश्र धातु है। ठीक है। इसी तरह पीतल एक मिश्र धातु है। तो पीतल किससे बनता है? तो कॉपर और जिंक से बनता है। कांसा भी एक मिश्र धातु है। कांसा बनता है कॉपर और टीन से। सोल्डर भी मिश्र धातु है, ये बनता है लेड और टीन से। और अमलगम भी है, ये जो बनता है मरकरी और अन्य तत्वों से। ठीक है। तो चलिए यहाँ तक के लिए तो चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा, और इसका PDF पाने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर में, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है। PDF नोट्स पाने के लिए मैसेज करें 827133353337, इस नंबर पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।